अब स्वास्थ्य की बात है, भारतीय चिकित्सा पद्धति की बात है। अगर आप वैसे देखें तो पिछले 70, 80, 100 सालों में तरक्की की, आधुनिकता की जो परिभाषा है उसमें मानते हैं तो हम ये मानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में यदि अस्पताल का निर्माण है तो वहां तरक्की हुई है। सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वहां इतने बेड का, इतना अत्याधुनिक अस्पताल का निर्माण कराया जाए। ये समय की मांग भी है और उसमें कोई दो राह नहीं कि एलोपैथिक दवाओं ने या इस चिकित्सा पद्धति ने एक बड़ा क्रांतिकारी काम किया है। बहुत से रोगों का निदान उसमें संभव हो पाया है पिछले तकरीबन 100 सालों के इसके इतिहास में। लेकिन कुछ समय से, और भारतीय जीवन दर्शन जो था उसकी अपनी एक आयुर्वेदिक पद्धति थी, उसकी अपनी एक इंजेन्युटी वाली एक अपनी प्रणाली थी। कोरोना काल के बाद से हम सब ने अपने उस ज्ञान को एक बार फिर से खोजना शुरू किया और तकरीबन पूरे देश दुनिया में इस बात की चर्चा बढ़ी कि क्या इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जिस तरह की एक आयुर्वेदिक और प्राकृतिक तरीके हो सकते हैं, क्या उसको अपनाया जाना चाहिए। और यकीनी तौर पर डेटा तो ये कहता है कि लोगों ने चाहे भले ही दवा ली हो, एलोपैथिक दवा ली हो, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा पिया है, तमाम तरह के आयुर्वेदिक चीज़ों का सहारा लिया है। तो आज इसी पर हम बहस करेंगे रेड्डी साहब से कि दरअसल सप्रेशन ऑफ द डिजीज क्या जीवन का आधार होना चाहिए या एक बेहतर जिंदगी, एक लंबी दीर्घायु की जिंदगी जीना जिसमें कि रोग आए ही नहीं, इस तरह की जीवन पद्धति है। इसके बीच में सामंजस्य कैसे बिठाया जाए। सरकार ने कुछ समय पहले, वर्तमान में केंद्र सरकार ने कुछ कोशिश की, उसके बारे में भी कि उनका उस बारे में नजरिया क्या है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका प्रवीण जी। नमस्कार। आयुर्वेदिक और एलोपैथी की इस बीच की जो एक आमतौर पर बहस होती है, उसको आप कैसे देखते हैं और ये अपने आप में क्या अब और रेलिवेंट हुई है पिछले कुछ समय में? आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय से शुरू किया आपने। आयुर्वेद, जब ये शब्द को हम ठीक से समझना चाहे तो अपने आप में ये वेद है। आयुर्वेद में वेद जुड़ी हुई है, तो भारतीय परंपरा में आयुर्वेद को वेद की दर्जा दिया गया। तो एलोपैथिक परिप्रेक्ष्य में, मॉडर्न मेडिसिन में जो है, जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, मैं भी एक मॉडर्न मेडिसिन से आता हूँ। एलोपैथी में हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से शुरू करते हैं और सर्जिकल तक जाते हैं और मोर ऑफ डिपेंडेंसी ऑन डायग्नोस्टिक पे रहते हैं। जैसे आपने अपना वक्तव्य में रखा है कि इम्यूनिटी की जब बात करें तो कोविड के दौरान जो है सभी लोग ने अपना जो भारतीय परंपरा पे, अपने पारंपरिक विषयों पे के ऊपर ध्यान दिया और चाहे वो काढ़ा हो, तो वो सभी को हमने इम्यूनिटी बूस्टर्स माना गया। पर से एलोपैथी में ऐसा कोई इम्यूनिटी बूस्टर होता नहीं है, एक मिथ है या झूठ है सरासर। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बीइंग एलोपैथिक प्रैक्टिशनर, आयुर्वेद में एक जीवन परंपरा है, जीवन शैली है और व्यक्ति को कैसे स्वस्थ जीवन भर रहना चाहिए और 100 साल तक, जब तक आयु रहे तब तक स्वस्थ कैसे रहना चाहिए, इसका जीवन रहस्य आयुर्वेद में छुपी हुई है। एलोपैथिक एक मॉडर्न मेडिसिन जो टेक्निक्स है, जो पिछले 40-50 साल के है, 100 साल के जो है इसमें वृद्धि हुई है, रिसर्च हुई है, तो काफ़ी अच्छी हुई। इसमें कोई नकारात्मक चीज़ें नहीं है, मगर कंबाइनिंग बोथ वी शुड अप्रोच द बेस्ट ऑफ द ईस्ट एंड बेस्ट ऑफ द वेस्ट। जो अपनी जो पारंपरिक नॉलेज है, इसको रिवाइव करना चाहिए। आयुर्वेदिक को मुख्य धारा पे लाने की जरूरत है। जितनी रिसर्च एलोपैथी में हुई है, उससे बेहतरीन रिसर्च वापस हमें करने की जरूरत है। जो हम पिछले मेरे ख्याल से 400-500 साल या 2000 साल में जो इसकी हम खो गया, वो नॉलेज को वापस इसके ऊपर शोध करने की आवश्यकता है। क्या ये कह सकते हैं कि आमतौर पर एलोपैथी बॉडी को एक मशीन के तौर पर देखती है और आयुर्वेद एक दरअसल एक्सटेंशन ऑफ द नेचर, बॉडी को तौर पर हम उसको इस हिसाब से आत्मसात करते हैं, तो मूल अवधारणा में डिफरेंस यही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसको इस तरह की हम समझ सकते हैं, जैसे आप कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर के पास कोई अपना विषय को लेके जाता है, कोई स्वास्थ्य समस्याओं को लेके जाता है, वो जो अपना समस्या को देखते हैं उसको सिम्टम्स कहते हैं हम। एलोपैथिक डॉक्टर जो पद्धति में सीखते हैं, उसको साइंस के द्वारा जो सिम्टम्स को साइंस के आधारित पे अपनी जो सीखा हुआ तरीका था वो समझता है, फिर डायग्नोस्टिक की हेल्प लेता है, फिर एक नतीजा में पहुंचता है, फिर सिम्टोमेटिकली ट्रीट करने के लिए प्रयास करता है। आयुर्वेदिक परिप्रेक्ष्य क्या है?
अपने पंच तत्वों के ऊपर आधारित है और उनको जोड़ते हुए 3 तत्वों के ऊपर उसको आते हैं, जैसे वात पित्त कफा, इसको दोष कहते हैं आयुर्वेदिक परिप्रेक्ष्य में। इस तीनों के आधारित पे जो दोष इसमें अतिरिक्त है, इसको जब ये तीनों जो है सम्मिलित नहीं रहते हैं, उसके आधारित पे वैद्य उनको जो परीक्षण करता है, एक उद्देश्य पे पहुंचता है, फिर उसका इलाज तय करता है। और एक चीज आपका ध्यान में आकर्षित करूंगा कि आयुर्वेद में जब किसी डॉक्टर के पास, कि वैद्य के पास जाएंगे, आप बिना कुछ कहे वो अपना नाड़ी परीक्षण से ही आपको सब कुछ जान के इलाज भी वो एडवाइस कर सकता है। ये अपने जो बुजुर्गों ने कहा है। अभी भी जैसे मैं अभी वर्तमान में एक संस्था चलाता हूँ, 15 अस्पताल हमारे पास है, जिसमें आयुर्वेदिक एक अभिन्न अंग है। जो हमारे वैद्य है वो नाड़ी परीक्षण के आधारित पे ही अपना इलाज करते हैं। एक चीज और मैं मतलब ये जो टसल है आयुर्वेदिक और एलोपैथी की, अगर एलोपैथी इतनी बड़ा $1 बिलियन का कारोबार है पूरी दुनिया में, मतलब $1 बिलियन भी शायद छोटा पड़ जाए उसमें, ये तो बिलियंस ऑफ डॉलर वाला कारोबार है। बट एक हमेशा हम लोग एक नोट करते हैं कि जब भी आयुर्वेदिक की बात आती है तो एलोपैथी या उनके डॉक्टर्स उसको थोड़ा एक उस दृष्टि से नहीं देखते और रिकमेंड भी नहीं करते हैं। अगर कोई चिकित्सा व्यवस्था इतनी स्ट्रांग है, तो उनका एबोरेंस का कारण, उनका आयुर्वेदिक को लेकर इतना ज्यादा वैसा रवैया क्यों है? वो डर क्या है? जब इतने स्ट्रांग है तो उनको तो आगे बढ़ना चाहिए। और बाय एंड लार्ज हम लोग जाते भी हैं एलोपैथी पर, लेकिन आयुर्वेदिक के प्रति उनकी जो थोड़ी चिड़, नफरत या जो भी कह लीजिए, वो क्यों है ऐसी? ये भी काफी महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया। अगर मैं कुछ बातें कहूँ तो कंट्रोवर्सी भी हो सकती है, फिर भी मैं थोड़ा सा धैर्य रखूंगा इस बात के ऊपर। थोड़ा छू के निकल जाइएगा, अच्छा रहेगा। एलोपैथी जैसे आपने कहा फार्मा लॉबी के साथ चलती है। फार्मा लॉबी इसमें अपना दबदबा रखती है देश दुनिया में, अपना भारत में नहीं है, विश्व में उनका दबदबा है। दूसरा, एलोपैथी एक कोई, मैंने शुरू में कहा, इसको नेगेटिव दृष्टि से भी नहीं देखना चाहिए। एलोपैथी की अपनी पैमाने है, जो सर्जिकल में, चाहे वो डायग्नोस्टिक में हो या सर्जिकल जो ट्रीटमेंट के अप्रोच में हो या ट्रांसप्लांट के दृष्टि से हो, जो हम 1-2 दशक के पहले हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वैसे एडवांस्ड इसमें आई है, तो हम इसको सम्मान करना चाहिए। साथ साथ जैसे अपनी आज़ादी के पहले, जैसे 200 साल गुलामी, उसके पहले जो भारतीय पद्धति से हट के हम शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से जो अपनी जो परिवर्तन आई है, वेस्टर्न फिलोसफी को लाया गया, उस संदर्भ में अपना जो जीवन पद्धति को वेस्टर्न फिलोसफी ने, वेस्टर्न फिलोसोफर्स ने इसको एक टैबू की तरफ देखा गया। वो धीरे धीरे अपने मस्तिष्क में डीएनए तक इतना अंदर तक लेके गया कि अगर कोई जड़ी बूटी कोई लेता है, कोई वैद्य के पास जाता है, तो उसको नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। तो ये चीज अभी बदल रही है। जैसे आप कोविड की आपने जिक्र किया, कोविड के दौरान जो है, इसको और एक विषय में जोड़ूंगा। वेस्टर्न में अगर आप जो अभी सबसे प्रसिद्ध देश जो कहते हैं लोग, अमेरिका, इसमें अगर आप गूगल करेंगे कि देयर इज ए बिगेस्ट साइंस नाउ, एलोपैथिक डॉक्टर्स ऑफ यूएस, दे से समथिंग बिकॉज treatment has become dreadful than disease. Treatment has become dreadful than disease. जो बीमारी से अधिक डॉक्टर्स की जो ट्रीटमेंट है वो ज्यादा भयानक हो गया। इसके ऊपर काफी आर्टिकल छपी हुई है, तो बुद्धिजीवी लोग इसके ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं कि इस परिप्रेक्ष्य में भारत जो है अभी आयुर्वेदिक के उसके तरफ बढ़ रही है। जो आयुर्वेदिक में जैसे फॉर एग्जाम्पल सुश्रुत, कोई भी वैद्य, कोई भी डॉक्टर अपने जो सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं, सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं। आयुर्वेदिक विज्ञान में जो सर्जरीज थी वो अभी हम उस विज्ञान से वंचित हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इतिहास में जाएं, आप गणेश जी की जो हम एलिफेंट की जो वो देखते हैं, वो ट्रांसप्लांट था। आज तक देश दुनिया में हेड ट्रांसप्लांट हम सोच ही नहीं पा रहे। अभी कुछ एक्सपेरिमेंट चल रही है इसके ऊपर। टेस्ट ट्यूब बेबी का अगर जिक्र करें हम, महाभारत में 100 बच्चे पैदा हुए, वो टेक्नोलॉजी उस समय थी। कहीं ना कहीं ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में जो गैप हुई, तो शिक्षा पद्धति में हम जो वंचित रह गया,
उसके ऊपर ध्यान आकर्षित करते हुए हमें रिसर्च के ऊपर बढ़ना चाहिए। हम पूर्ण विश्वास के ऊपर साथ जो है आयुर्वेदिक को अपनाना चाहिए, एलोपैथी को भी साथ रखना चाहिए। इसलिए मैं दोबारा दोहराऊंगा, वी शुड बिलीव इन कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट ऑफ ईस्ट एंड बेस्ट ऑफ साइंस, बेस्ट ऑफ वेस्ट। जो वेस्ट जो फिलॉसफी है, जो साइंस है, उसको अपनाना चाहिए। सर्जिकल टेक्निक्स हो, डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हो, साथ साथ आयुर्वेदिक जो परंपरा है, जो दवाई है, जैसे इम्यूनिटी आपने जिक्र किया, और स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन करना। एलोपैथी विल नेवर गिव यू हेल्थ, वो आपको इलाज कर सकती है, स्वास्थ्य नहीं दे सकती है। आयुर्वेदिक जीवन परंपरा में आप योग से लेके शरीर आपका धारण पोषण कैसे करना चाहिए, अष्टांग योग आयुर्वेदिक, अष्टांग योग भी आयुर्वेदिक की पार्ट है। ये सब जो है व्यक्ति को स्वस्थ कैसे रखना, ये सब सिखाती है। क्या ये है कि डायग्नोस और ड्रग पे आमतौर पर डिपेंड करती है आयुर्वेद, और पूरे होलिस्टिक वेल बीइंग पर आयुर्वेद जाता है, इसको ऐसे कह सकते हैं क्या? बिल्कुल, ये होलिस्टिक अप्रोच एलोपैथी में कम है। इसको हम एक और शब्द की प्रयोग करते कभी कभी, ट्यूबुलर विजन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक डॉक्टर जो है अपने एमबीबीएस करते हुए उसके बाद स्पेशलिटी के ऊपर जाता है, तो स्पेशलिस्ट के बाद सुपर स्पेशलिटी के पास जाता है। तो ये अंतर भी काफ़ी आजकल काफ़ी बड़ा है। जैसे स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी के ऊपर जाएंगे, उनकी नज़रिया भी ट्यूबुलर विजन हो जाता है, तो वाइड स्पेक्ट्रम नहीं रहता है। तो आयुर्वेद में हमेशा इसको ये तत्वों के आधारित पे शरीर में जो दोष है उसको पहचानते हैं, उसको ठीक करते हैं। एक चीज और मैं आपसे, मैं इसके समन्वय पर कुछ बात करूंगा। जैसे कि सरकार में कुछ कोशिश हुआ केंद्र सरकार के आने के बाद, CMIR की बात है, लेकिन अगर एलोपैथी को इतना ज्यादा सरकारों ने जोर दिया, लेकिन ग्रामीण स्तर पर तो अभी वो स्थिति नहीं हुई है। ये पूरी की पूरी जो चेन की एक दफे अगर आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बना पाए, सारा का सारा लोड मेट्रो सिटीज के बड़े अस्पतालों पर रहता है। तो एलोपैथी की व्यवस्था खड़ा करने में भी सरकारें क्या विफल रही, इस दिशा में माना जा सकता है? इसके ऊपर हम अगर थोड़ा इतिहास देखें कि जैसे आज़ादी के पहले ही जब ब्रिटिश सरकार रही, उसी समय एक अच्छी जो कमेटी फॉर्म हुआ, जो भारत की जो स्वास्थ्य की ऊपर चिंता करने के लिए 1943 में एक भोर कमेटी बनाई गई। इसकी रिजल्ट, इसकी रिपोर्ट 1946 में, ये काफ़ी अच्छी योजना है। उसके बाद अभी तक जितनी भी, उसके बाद श्रीवास्तव कमेटी आई, जीवन रेड्डी कमेटी, ऐसे काफ़ी तमाम कमेटियाँ आई, उस सब ने पुष्टिकरण करा कि 1946 की जो रिपोर्ट है भोर कमेटी, उसको हम पालन करना चाहिए। उसको क्या है, जैसे ग्रामीण स्तर से लेके शहर तक सब सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट और रिसर्च या मेडिकल कॉलेज तक एक चेन बनाई गई। जैसे मान लो सब सेंटर्स है, 3000 आबादी शहर में और 2000 ट्राइबल या जनजातीय क्षेत्र में। वैसा ही एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर 30,000 आबादी में एक शहर में और जनजाति में 20, ऐसा करके एक चेन बनाई गई। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये टर्शियरी केयर के ऊपर काफ़ी लोड पड़ी। खांसी जुकाम के लिए हर एक व्यक्ति जो है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल पहुंचने लगे या मेडिकल कॉलेज में, रिसर्च सेंटर में पहुंचने लगे। और एक विषय है कि जैसे इतने 70-80 साल में ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर जो बना है, उसको हम ठीक से मेंटेन नहीं कर पाए। उसमें मैन पावर, डॉक्टर्स की कमी, दवाइयों को कमी, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, ये सभी के कारण ये टर्शियरी केयर या मेडिकल कॉलेजेस या रिसर्च सेंटर के ऊपर काफ़ी, टर्शियरी केयर के ऊपर काफ़ी लोड पड़ा। तो मेरे को लगता है कि हम प्राइमरी केयर के ऊपर काफ़ी ध्यान आकर्षित करना चाहिए। टर्शियरी केयर या स्पेशलिस्ट एंड सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स की इतनी ज़रूरत नहीं है जितने हमने बढ़ाया। इससे अलावा हम प्राइमरी और प्रिवेंशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान आकर्षित करना चाहिए। वी हैव टू एम्पावर आवर सब सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, ताकि हम अधिकांश जो बीमारियां हैं हम रोक पाएं, प्रिवेंशन की ओर हम जा पाए। और कभी कभी जैसे कोविड ने आपने जिक्र किया, ये कोविड एक अंत नहीं है, ऐसी बीमारियां और आ सकते हैं। तो इसके पहले भी आए हैं, भविष्य में भी आ सकते हैं। उस समय जो है कोविड के दौरान काफ़ी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में भी सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रयास करी। और एपिडेमियोलॉजिस्ट एक शब्द है, इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा इसको जिक्र करूंगा। एक और स्पेशलिटी है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन क्या है, समाज को पूरा अध्ययन करते हुए एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है, जो बीमारियां समाज में प्रबलित है, उसको पहले से ही उसको पहचान के
उसके ऊपर एक्शन लेने की क्षमता और रिपोर्ट देने की जो है इनकी जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं हम इनको भी बढ़ावा देना चाहिए। कोविड में इन सबको रोपिन करके नीतियां बनाई गई, तो हम प्रिवेंशन और एपिडेमियोलॉजी और सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन के ऊपर ज़्यादा निवेश करना चाहिए और रिसर्च इसके ऊपर ज़्यादा करना चाहिए। मैं इसमें एक आपसे थोड़ा डिफरेंटली पूछ रहा हूं कि मतलब आयुर्वेद जितना भी है, उसकी जितनी इंजेन्युटी है, उतनी ताकत है, उसकी जो पुरानी एंटिक्विटी है, उसके बावजूद भी एलोपैथी कम्स विद अ लॉजिक ऑफ प्रूफ, मतलब वो एक तरह की रिसर्च के साथ, एक स्टैम्प के साथ आती है। डॉक्टर्स की रिसर्च कहती है, वो पब्लिश होती हैं, फिर सरकारें मान्यता देती हैं, फिर अस्पताल खोलते हैं, मशीनें आती हैं और हम लोग देखते हैं तो हम उसकी तरफ जाते हैं, एक आम आदमी उधर जाता है। आपको लगता है कि आयुर्वेद में भी कुछ इस तरह का समन्वय होना चाहिए एलोपैथी के साथ में, या उसमें भी रिसर्च ऐसी हो कि एक लेवल ऑफ ऑथेंटिसिटी आए ताकि ट्रस्ट बढ़े? तो बिल्कुल सही कहा। एलोपैथी में दो विषय है, एक साइंस एडवांस हुई है, इसके ऊपर काफी रिसर्च हुआ है, हजारों लाखों रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुई है, उसके आधारित पे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स तय होता है। तो ये भी एक तरफ से मैं इसका सेकेंड फेज अगर मैं कहूँ, मतलब फ्लिप ऑफ द कॉइन अगर मैं कहूँ कि ए बी फार्मा लॉबी या कहीं ना कहीं जो इसको पुश करते हैं, रिसर्च को भी पुश करते हैं और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को भी पुश करते हैं। और इसके ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगा मैं। आयुर्वेदिक को पुष्टिकरण करने के लिए अपनी पिछले विगत 10-20 साल में काफी अच्छी प्रगति हुई है। इसका मैं उल्लेख करूंगा, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली सबसे प्रामाणिक अस्पताल है, देश की एक शान है। सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च ऐसे विभाग 2017 में इसमें शुरू किया गया। अब तक 7 साल में 40,000 से अधिक मरीजों को उसमें ट्रायल के तौर पे उसको रजिस्ट्रेशन किया गया। 35-40 रिसर्च पेपर्स इसके ऊपर पब्लिश हुई। रिसर्च पेपर्स इसमें पब्लिश अभी हुई है। जैसे मैंने दोबारा ये 400-500 साल जो इसके ऊपर रिसर्च नहीं हुई, तो वो दोबारा हमने शुरू किया है। सरकार इस तरफ भी अभी आगे कदम बढ़ा रही है कि अब भविष्य में आयुर्वेदिक मुख्य धारा पे रहे, एलोपैथिक का भी हम हेल्प ले, जहां जहां डायग्नोस्टिक की जरूरत आएगी या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स में सर्जिकल या रोबोटिक सर्जरी जहां जहां इसकी जरूरत पड़े, हम उसी साइंस को उसी माध्यम से वहीं उसको उपयोग करें। प्रिवेंशन की इसका कोई रोल ही नहीं है। वहां हम जैसे मान लो खान पीन की बात आई, एज ए ट्रेंड एलोपैथिक डॉक्टर मैं कुछ नहीं कह सकता हूं कि भाई कौन सी परहेज रखे, क्योंकि मेरे को कहीं पढ़ा ही नहीं, मेरे टेक्स्ट बुक में कहीं लिखा ही नहीं और मेरे टीचर्स ने कभी पढ़ा ही नहीं। ये विज्ञान आयुर्वेदिक से ही आती है। इसके ऊपर भी सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ाई है, मेरे को काफी अच्छा लगता है इसके ऊपर जिक्र करके, कि अपने जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है इसको आरोग्य धाम का नाम दे रहे हैं। इसमें आयुष की डॉक्टर्स भी नियुक्ति हो रही है, योगा टीचर्स भी इसमें ला रहे हैं। हरियाणा सरकार की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, तो उसमें जीवन शैली से लेके खान पीन से लेके योगा शिक्षक से पंचकर्मा से सबको वो लोग नियुक्त कर रहे हैं। ये काफी अच्छी कदम है। आपका अनुभव क्या है कि मतलब पोस्ट कोविड या आयुष मंत्रालय के आने के बाद या एक इंटीग्रेशन के बाद, आयुर्वेदिक एम्स खुलने के बाद एक्सेप्टेबिलिटी के लेवल पर लोगों का रुझान, डेटा क्या कहता है? बिल्कुल बड़ी है। जैसे आपने रिसर्च की बात करी, जब तक इसको कहते हैं हम एलोपैथी में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, आयुर्वेद में भी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की पुष्टिकरण कर रहे हैं हम अभी, क्योंकि शास्त्रों में है, शास्त्र पूरा संस्कृत में लिखी हुई है, तो पढ़ाई की पद्धति चेंज हुई, अंग्रेजी माध्यम आ गया, तो अपनी जो ये पूरा साइंस पूरा हमने जो वंचित रह गया, तो धीरे धीरे इसके ऊपर रिसर्च पब्लिकेशंस आ रही है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जैसी संस्था इसके ऊपर अभी रिसर्च कर रही है। तो यहाँ से एक पीएचडी स्टूडेंट अभी पास हुआ है, तो आई हैपन टू मीट हिम इन ऋषिकेश। नाउ ही इज ए रिसर्च प्रोफेसर इन असिस्टेंट प्रोफेसर इन एम्स ऋषिकेश। धीरे धीरे भारत में जितने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स है, इसमें भी आयुष विज्ञान और रिसर्च बढ़ रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आने वाली 1-2 दशक में आयुर्वेदिक मुख्य धारा पे आएगी। आयुर्वेदिक ही नहीं, योग विज्ञान तो इट हैज बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ इवन एलोपैथिक। अभी मेडिकल करिकुलम में भी उसमें कुछ क्रेडिट्स अभी दिया जा रहा है। तो भविष्य में मैं ये कह सकता हूँ कि आयुष जितने डिपार्टमेंट्स है, चाहे वो आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा मेडिसिन, योगा, इस परंपरा को मुख्य धारा पे लाए। एलोपैथी को हम सप्लीमेंट्री की तरफ यूज करें। जैसे अल्टरनेटिव मेडिसिन एक शब्द है, अभी आयुर्वेदिक को या बाकी आयुष सब्जेक्ट्स को हम यूज करते हैं, उसको उपयोग करते हैं।
तो मैं चाहता हूं कि या भविष्य ऐसा भारत बने कि एलोपैथी को हम सब्सिडी रखें, जहां उपयोग हो उस समय उसका उपयोग करें, बाकी मुख्य धारा पे आयुष की साइंस रहे। एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उस पर आपकी राय है। वो ये रिपोर्ट थी कि जो ये 3 मील 4 मील का जो कॉन्सेप्ट है वेस्ट का, और उसको बड़ा प्रोपेगेट किया जाता है कि अगर आप सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं किया तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, 3 से 4 मील लीजिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है। उस रिपोर्ट का सार ये था, और ये संभवतः ड्रग कंपनीज की एक अपनी रिपोर्ट के आधार पर किया गया, ताकि आपके गट, आपकी जो स्टमक है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है, वो थोड़ा गड़बड़ रहे और उसके चलते वो हो जाए। वही रिपोर्ट ये कहती है कि 1960 तक आते आते 70 तक आते आते पहले वो ब्लड प्रेशर को न्यू नॉर्मल कहने लगे, अब डायबिटीज न्यू नॉर्मल है, कल को हो सकता है कोई और बीमारी न्यू नॉर्मल हो जाए कि आपको दवा लेनी है। क्या भारतीय जो हमारी पद्धति थी, थोड़ा व्रत रखो, थोड़ा कम खाओ, ये एक तरीका उसका ऑल्टरनेट हो सकता है? मतलब मील को लेकर, भारत के जो पुराने ज्ञान को लेकर जो खान पान की तरीका था, कैन दैट बी द ऑल्टरनेट? बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें एक विदेशी साइंटिस्ट ने इसके ऊपर एक रिसर्च किया, जापान के एक साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, तो उन्होंने नोबेल प्राइज भी पाया गया। अच्छा। इसका उनकी रिसर्च की थीसिस की सब्जेक्ट ये थी इंटरमिटेंट फास्टिंग। जी 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 जी। तो जहां इतने लोग, तमाम लोग बैठे हुए, सब लोग मेरे से सहमत है और सब लोग पालन भी करते होंगे कि हम व्रत काफी फ्रीक्वेंटली रखते हैं। एक तो एकादशी व्रत अपने भारतीय परंपरा की हर परिवार की, हर व्यक्ति का जो एक पार्ट एंड पार्सल रहा, और ये फास्टिंग के कार्य, इंटरमिटेंट फास्टिंग कैन इम्प्रूव द हेल्थ एंड इम्यूनिटी, ऐसा एक व्यक्ति ने नोबेल प्राइज पाया गया। तो कहीं ना कहीं हम एक डॉक्यूमेंटेशन में, रिसर्च में कमी के कारण ये भी रह गया। आयुर्वेदिक में और एक शब्द कहते हैं, और कोई बीमारी आई, सबसे पहले आयुर्वेद का एक उनका सलाह रहता है, लंघनम परमौषधम। लंघनम या फास्टिंग, फास्टिंग इज अ परमौषधम, फास्टिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। तो ये फास्टिंग के ऊपर काफी चर्चा अपना तो हिस्सा रहा, अपने जीवन का हिस्सा रहा। हर 15 दिन में, हर सप्ताह में, अभी कई लोग जो है एकादशी व्रत करते हैं, कई लोग मंगलवार की व्रत, जो अपने इष्ट देव के ऊपर वो लोग व्रत रखते हैं। इसके पीछे साइंस काफी छुपी हुई है। तो मल्टीपल मील्स, या मैं इसको फार्मा का, लॉबी का, या फूड इंडस्ट्री का कहीं ना कहीं कहूँ, तो हम धीरे धीरे इसको भी मुख्य धारा को एक साइंस की तरफ देखना चाहिए। आयुर्वेदिक बहुत बड़ी साइंस है। अगर आयुर्वेदिक इसके ऊपर भी ध्यान आकर्षित करे और डाइट के ऊपर, फूड के ऊपर भी सलाह लाए, तो जीवन शैली में काफी सुधार होगी, और ये साइंस को मुख्य धारा पे लाना चाहिए। एक चीज और आखिर में, अगर कुछ लोग सवाल पूछना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। और मेरा एक सवाल और भी है कि ड्रग्स और फार्मा कंपनीज को थोड़ा काउंटर करने के लिए प्रधानमंत्री ने जन औषधि वाला एक कदम उठाया था, और जिसमें कि 70 to 90% ड्रग्स की कॉस्ट कम हुई थी। उसका कुछ एक बड़ा टेंजिबल रिजल्ट कुछ आपको लगा सोसाइटी में, उसका फायदा और उसका? बिल्कुल अच्छा लगा, बिल्कुल काफी अच्छी प्रभाव है। एक्चुअली जेनेरिक मेडिसिन की भूमिका क्या है, कोई भी ब्रांड कंपनी हो, कोई भी दवाई अपनी बनाता हो, वो बनाता एक ही कंपनी या कुछ गिनी चुनी कंपनी बनाती है, जो उसकी जो साल्ट बनाती है। कंपनी अपनी ब्रांडिंग लगाती है, जहां से मान लो 1 रुपया की ड्रग वैल्यू है, वो 100 रुपए 200 रुपए तक पहुंच जाती है। तो इस पूरी चेन में काफी जगह वो बढ़ती है। तो जन औषधि के लिए, भारत के लिए एक वरदान है, गरीब के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। 70-80%, कहीं 90% भी इसके ऊपर कटौती हुई है। तो मेरे को लगता है कि इसके ऊपर और कानून और सख्त होना चाहिए। तो ये जेनेरिक मेडिसिन के ऊपर हमें ध्यान चाहिए। यही एकमात्र विकल्प है जो इंक्रीजिंग कॉस्ट को कट करने के लिए, बेस्ट सुटेबल मेडिसिन को सबको पहुंचाने, सबके पास पहुंचाने के लिए ये काफी अच्छी तरीका है। जो आयुर्वेदिक कंपनीज के प्रति जो थोड़ा सा दुष्प्रचार होता है, उसके पीछे भी ये मार्केटिंग लॉबीज या मतलब ड्रग कंपनीज की जो लॉबीज हैं वो जिम्मेदार होती हैं? हो सकती है, उनका भी हो सकता है। तो इसके ऊपर जो है सकारात्मक काम आयुर्वेदिक तो करना चाहिए। इसके ऊपर जो है हम भी काफी उसके ऊपर निर्भर करना चाहिए। दूसरा, आयुर्वेदिक जो है एक जीवन शैली है। तो आप भी अपने परिवार में या नानी या दादी लोग आपको भी खांसी आ तो आपसे पहले जो है वो सुझाव देंगी, भाई ये काढ़ा पी लो। मेरे परिवार में भी, मैं डॉक्टर हूँ, फिर भी जो है मेरी माँ या दादी कहते कि भाई ये काढ़ा पी लो, क्योंकि उनको ज्यादा अनुभव है उसमें।
तो कहीं ना कहीं हम आयुर्वेद के ऊपर विश्वास करना सीखना चाहिए। आयुर्वेदिक जगत या सरकार भी इसके ऊपर निवेश करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च आए, इसको थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए और ऑथेंटिसिटी बढ़ाना चाहिए। जब प्रामाणिकता बढ़ेगी और उसके लिए जरूरी है कि कुछ रिसर्च हो, सरकारों का जरूर थोड़ा रिसर्च, जितनी एलोपैथी के ऊपर रिसर्च चल रही है उससे अधिक बहुत गुना जो है हम आयुर्वेदिक के ऊपर, योगा के ऊपर रिसर्च करना चाहिए। जैसे योगा है, भारत जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको विश्व योग दिवस का घोषणा की, अभी पूरी विश्व इसको अपनाया, काफी देश इसके ऊपर रिसर्च कर रही है, पूरा विश्व इसको अपनाया है, यूएन में इसकी दर्जा दी, तो धीरे धीरे जो है विश्व पूरा आयुर्वेद को अपनाएगी, विश्व पूरा आप अपनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी यहाँ पर आने के लिए, हमसे बात साझा करने के लिए। मेरा तो अनुमान आपसे बात करके यही हुआ कि आयुर्वेद जो एलोपैथी है वो दरअसल वामपंथ की तरह है, वो अट्रैक्ट करता है थोड़ा शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे विजडम आता है, जैसे इस आदमी की समझ होती है तो आदमी ट्रेडिशन की तरफ जाता है, अपनी मूल प्रवृत्ति की तरफ जाता है। तो आयुर्वेदा दरअसल फिर राइट विंग है, वो धीमे धीमे हम राइट होते जाते हैं और थोड़ा और समझदार होते जाते हैं। बिल्कुल। इसमें एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि ओवर द काउंटर ऑफ मेडिसिन हम जो यूज करते हैं, जैसे पैरासिटामोल हो, आजकल डोलो प्रबलित हो गया, और एंटीबायोटिक्स हो, तो ओवर द काउंटर मेडिकेशन जो लेने की जो ये भी एक मानसिक बीमारी मैं कहता हूं कि इसको भी हम इसके ऊपर भी काफी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और यही है। जी 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 ये माइक की आवाज। एक तो ये है कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसका कोई नुकसान नहीं होता, एलोपैथी में होता है, कुछ ऐसा सुनने में आता है अक्सर। तो एक तो ये क्लियर करिएगा कि ये सच्चाई है इसमें या नहीं है। और दूसरा, आयुर्वेद में देखा जाता है जब कोई हम आयुर्वेद वाले कुछ लोग जो मेरे जानकार हैं, जो वो ऐड लगाते हैं फेसबुक वगैरह पे या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो उन पे एक आ जाता है जैसे फैक्ट चेक लग जाता है उन पे कि इसकी रिसर्च नहीं है। अभी आपने ये बात कही है कि इस पे रिसर्च हो रही है, ऑल इंडिया में काफ़ी पेपर्स आ रहे हैं, तो इस बात को मैं थोड़ा आगे बड़ा कर रहा हूँ कि इस पे अगर मान लीजिए किसी को ऐसी दिक्कत आती है, आयुर्वेद वालों को खास तौर पे, तो उनको क्या करना चाहिए? से कि अगर जो सेकंड क्वेश्चन था कि फेसबुक पर अगर आयुर्वेद के कुछ वैद्य या कुछ लोग अगर ऐड करते हैं तो उस पर तुरंत कुछ एक काउंटर आता है कि इसकी रिसर्च क्या है, आप कैसे प्रूव करोगे? ये इसका आपका पहला प्रश्न जो है, आयुर्वेद भी दवाई है तो साइड इफेक्ट्स इसमें भी हो सकती है ना। तो एलोपैथिक में आप एलोपैथिक का मेडिसिन उसका लीफलेट या पढ़ेंगे तो उसको जैसा जितना उपयोग है, जितने उनका यूजर्स है, बेनिफिट्स है, उससे ज्यादा 4 पेज जो छोटे छोटे अक्षरों में उसका नेगेटिव इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स लिखा रहता है। तो इतने सालों में जो रिसर्च हुई है वो अपने आप को बचाने के लिए, बचने के लिए वो पूरा लिखते हैं, उसकी एक साइंस है। और आयुर्वेदिक भी जो है, कोई भी दवाई जो है बिना कारण लेना नहीं चाहिए, हम सब जानते ही है। अगर बिना कारण लेंगे तो वो बीमारी और उसका साइड इफेक्ट्स भी हो सकता है, दुष्परिणाम भी हो सकता है। दूसरा, आयुर्वेदिक में और एक चीज है, अभी जो आयुर्वेदिक में भी कंपोजिट मेडिसिन आने लगे, टैबलेट्स आने लगे। अगर कुछ दशक अगर पीछे जाए हम, आयुर्वेदिक मेडिसिन हमारा फ्रेश जो है उस मात्रा में उस व्यक्ति के लिए वही तैयार करके देते थे। अभी भी कुछ पुराने वैद्य के पास जाएंगे, उनके पास कुछ पाउडर रहता है, उसको मिक्स करके छोटे छोटे पुड़िया आपके हिसाब से बना के देते हैं। उसमें भी काफी रिसर्च और होने की आवश्यकता है। मेरे को लगता है कि और डीप रिसर्च इसके ऊपर होना चाहिए। साइड इफेक्ट्स तो हर किसी का रहता है कि जो अधिकांश मात्रा में या कम मात्रा में, या जो जिसको नहीं लेना चाहिए उसको ना लेने से पक्का दृष्टिबंध उसका भी रहता ही है। जी, थैंक यू। जी नमस्कार। चूंकि मैं पशु चिकित्सक हूं और निश्चित रूप से आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि क्या आयुर्वेद पशु चिकित्सा के क्षेत्र में भी कुछ कार्य कर रहा है? और दूसरा थोड़ा सा व्यापक प्रश्न है, क्योंकि हम औषधियों की बात करते हैं, औषधियां मतलब जमीन, जमीन मतलब उगना, उगना मतलब जंगल। तो जिस तरह से जंगलों की कमी हो रही है, यहाँ तक कि खेती की जमीन की भी कमी, तो हम उतनी प्योर
मेडिसिनल प्लांट्स कैसे सभी लोगों को उपलब्ध करा पाएंगे? जी, इसका पहला प्रश्न के ऊपर ज़्यादा मेरे पास उत्तर नहीं है तो इसके ऊपर भी शोध होना चाहिए। मेरे को लगता है कि आयुर्वेद में जब ये एलोपैथिक साइंस जो है पिछले तो कुछ ही साल अभी कुछ ही दशक से आई है, तो निश्चित रूप से जो है अपना गो आधारित जो व्यवसाय हो, गो आधारित जो अपनी जीवन परंपरा है वैदिक काल से रही है, तो निश्चित रूप से इसके ऊपर भी काफी छिपी होगी साइंस, इसके ऊपर भी शोध होना चाहिए। तो दूसरा आयुर्वेदिक आपने मूल्यों की बात करी, जो पौधों के ऊपर बात करी, तो भारत ऐसा देश है जिसके ऊपर आई थिंक पतंजलि का कुछ मैंने सीरीज देखा है, तो बालकृष्ण जी की 10-12 वॉल्यूम्स मैंने देखा है, तो उनने काफी काम करा है। तो हमें इसके ऊपर भी ध्यान आकर्षित करना चाहिए कि ये और एक चीज है, सभी पौधे सब जगह उगते भी नहीं है, उसका भी उसका नेचर भी बदलती है, ऐसा मैंने सुना है, क्योंकि मैं एलोपैथिक डॉक्टर नहीं हूँ, सॉरी आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं हूँ। इसके ऊपर भी काफी रिसर्च आना चाहिए, जैसे शोध बढ़ेगी इसके ऊपर भी जो है सरकार या जनता काम करेंगे, निश्चित रूप से कुछ समाधान मिलेगा। जी हाँ जी, पीछे। गुड आफ्टरनून सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ। जैसा कि अभी सर ने भी मेंशन किया, आयुर्वेदिक की तरफ बढ़ना जैसे कि राइट विंग की तरफ बढ़ना हो गया है, तो राइट विंग को भी लेके अपने देश में काफी गलत परसेप्शन बने हुए हैं कुछ वैसे ही आयुर्वेदिक को भी लेके काफी गलत परसेप्शन बने हुए हैं। लोग आयुर्वेदिक की तरफ मुड़ तो रहे हैं पर शायद सही ज्ञान के साथ नहीं मुड़ रहे हैं। तो अभी आज के समय में ऐसा कौन सी बात है जो लोग आयुर्वेदिक के तौर पे अपनी लाइफ में उतार तो लिए हैं पर वो गलत है? जैसे कि अगर कोरोना काल में भी बात की जाए तो काढ़े को एक दवा बता दी गई, पर लोगों ने इतना काढ़ा कंज्यूम कर लिया उस समय कि उनको गट इश्यूज हो गए। ऐसा कौन सा भी करंट परसेप्शन है जो काफी गलत है पर लोग ने उसे आयुर्वेद के नाम पे अपना लिया है? धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा, नियमित मात्रा में दवाई होती है, अगर नियमित उसका जो परिमाण अगर उससे आगे पीछे होती है और निश्चित रूप से वो नुकसान भी करती है। तो जैसे अभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की लेवल पे अगर सरकार की उस पर बात करें, भारत सरकार आयुष डॉक्टर्स को, आयुर्वेदिक डॉक्टर, उसमें होम्योपैथी डॉक्टर, योगा एक्सपर्ट्स को अभी उसमें एम्प्लॉय कर रही है। ऐसी इनकी संख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ेंगे। जो डॉक्टर की अवेलेबिलिटी जब बढ़ती है, उनका कंसल्टेशन भी लिया जाएगा, उनकी सलाह भी लिया जाएगा, तो धीरे धीरे जो एलोपैथी अभी ओवर द काउंटर, जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि हम पैरासिटामॉल बुखार है तो पैरासिटामॉल ले लेते हैं, या कुछ और थ्रोट इन्फेक्शन हुआ अजिथ्रोमाइसिन ऑग्मेंटिन ले लेते हैं, तो ये बहुत गलत है। मैं कहता हूँ इसको क्राइम कहता हूँ मैं, क्योंकि एक एंटीबायोटिक जो है अपने शरीर में कम से कम 100 ट्रिलियन की अच्छी बैक्टीरिया होती है, इसको हम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं एलोपैथिक साइंस में, या सभी साइंस जो कहती है। एक एंटीबायोटिक जो है 80 मिलियन से अधिक पॉजिटिव बैक्टीरिया को मार देती है। इट लिटरली किल्स। जैसे शरीर के अंग है, हाथ पैर जैसे है, वैसे हम गट माइक्रोबायोटा को एक अंग की तरफ देखते हैं, साइंस इसको देखती है। तो एंटीबायोटिक या कोई भी दवाई का ओवर यूसेज या अनवांटेड यूसेज तो गलत करती है। आयुर्वेदिक की परिभाषा में अभी जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, उनके ऊपर साइंस बढ़ेगा, तो इसको इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि मेरे जो 15 अस्पताल है, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो पढ़ लिख के आते हैं मेरे पास ड्यूटी करने के लिए आते हैं कि सर हमें एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। ये बहुत गलत है ये चीज़। उनके ऊपर आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए, इसलिए जो है सरकार जो उनके लिए जॉब्स क्रिएट कर रही है, वैकेंसीज क्रिएट कर रही है, उनको एलोपैथिक छोड़ के आयुर्वेदिक उन्होंने जो पढ़ाई करी है उसी को प्रैक्टिस करना चाहिए। जी थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि हमें समय भी हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी हमसे बात करने के लिए।